नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती जिले के अंजनगांव सूजी तहसील अंतर्गत लखाड़ गांव में रहने वाले हसनैन खान दानिश खान नामक 3 वर्षीय बच्चे की वायरल इन्फेक्शन की वजह से मौत हो जाने की घटना विगत गुरुवार को घटित हुई। वैद्य सूत्रों के मुताबिक हसनैन खान के लीवर में सूजन आई थी, जिसे इलाज के लिए पहले परतवाड़ा और फिर अमरावती के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर गुरुवार की सुबह हसनैन खान की मौत हो गई। पता चला है कि लखाड़ गाँव में और 2 से 3 बच्चे इसी तरह की बीमारी से त्रस्त हैं, जिससे गाँव में भय का वातावरण है। वहीं इस बारे में जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी तरह के संक्रमण की संभावना से इनकार करते हुए कहा गया कि हसनैन खान की मौत की वजह को लेकर फिलहाल किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। हसनैन खान के ब्लड सैंपल को जांच हेतु भिजवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट मिलने का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही तहसील स्वास्थ्य प्रशासन को लखाड़ गांव में बच्चों के स्वास्थ्य का सर्वेक्षण करने हेतु कहा गया। पता चला है कि विगत 4-5 दिनों से हसनैन खान को लगातार उल्टियां हो रही थी और उसके पेट में काफी दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इलाज के दौरान गुरुवार की सुबह अमरावती के डॉक्टर भोंड के अस्पताल में हसनैन खान की मौत हो गई। अमरावती के जिलाधीश कार्यालय से थोड़ी ही दूरी पर स्थित टेक्सास नामक प्रतिष्ठान पर आज दोपहर शहर पुलिस के सीआईयू पथक ने छापा मारकर इस दुकान के भीतर बैठकर ई सिगरेट के जरिए तरह तरह के ब्रांडेड फ्लेवर का सेवन कर रहे युवक युवतियों को पकड़ा। साथ ही इस प्रतिष्ठान से 55 ई सिगरेट गैजेट सहित बड़ी संख्या में फ्लेवर के डिब्बे भी जब्त किए गए। खास बात यह है कि 2 माह पहले भी इस प्रतिष्ठान पर शहर पुलिस आयुक्त के विशेष पथक द्वारा दबिश दी गई थी और उस समय भी कई युवक युवतियों को इस प्रतिष्ठान में बैठकर ई सिगरेट का सेवन करते हुए पकड़ा गया। स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक रहने वाली ई सिगरेट को सरकार द्वारा प्रयोग हेतु प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन इसके बाद भी शहर में कई प्रतिष्ठानों में युवाओं हेतु ई सिगरेट को चोरी छिपे उपलब्ध कराया जाता है, जिसके बारे में मिली गुप्त सूचना के आधार पर सीआईयू पदक ने जिलाधीश कार्यालय से थोड़ी ही दूरी पर स्थित टेक्सास नामक स्मोकिंग शॉप में छापा मारा और बड़ी संख्या में अच्छे व संभ्रांत घरों के युवक युवतियों को अलग अलग फ्लेवर वाली ई सिगरेटों का लुत्फ लेते हुए पकड़ा। सीआईयू पदक द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी मिलते ही शहर पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे व गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन के थानेदार ब्रह्मगिरी भी मौके पर पहुंच चुके थे। या ठिकाणी टेक्सास नावाचं एक दुकान आहे, ज्याच्यामध्ये हे सिगरेट्स आणि ई सिगरेट्स विकतात अशी माहिती माननीय सीपी सरांना मिळालेली होती। माननीय सीपी सरांच्या मार्गदर्शनाने आमच्या सीआययू पथकाचे महेंद्र इंगळे आणि त्यांची टीम आणि गाडगेनगर पोलीस ठाण्याचे पीआय श्री गिरी आणि त्यांचे पथक यांनी संयुक्त कारवाई या ठिकाणी केलेली आहे। या ठिकाणी बॅन असलेले ई सिगरेट्स विकले जातात। या ई सिगरेट्सचा अति लहान मुलांमध्ये किंवा टीनेजर मुलांमध्ये सुद्धा याचा वापर होतात असं काही माहिती आमच्या कानावर शाळेच्या माध्यमातून आलेली होती। माननीय सीपी सरांनी याबाबत आम्हाला गाईड केलेलं होतं आणि या माहितीवरून या दोन्ही टीम्सनी ही कारवाई केलेली आहे। या ठिकाणी एकूण 55 ई सिगरेट्स आणि त्याच्याशी संबंधित फ्लेवर्स हे जप्त करण्यात आलेले आहेत आणि ते आता मार्केटमध्ये त्याची पर ही कॉस्ट त्यांना इम्पोर्ट करताना काहीतरी 2,500-3,000 हजार पडते आणि ते प्रत्यक्षात ते 4-5 हजाराला हे प्रॉडक्ट विकतात। त्याच्यामुळे हे जे एकूण जप्त माल आहे तो साधारणपणे 2.5 ते 3 लाखाच्या आसपास याची मार्केट कॉस्ट आहे, असा माल जप्त करण्यात आलेला आहे। आणि या पद्धतीच्या ई सिगरेट्सवर बंदी असल्यामुळे कुणी याच्या अशा पद्धतीचं विक्री करू नये आणि सेवनही करू नये। अमरावती शहर में 4 मंजिल से ज्यादा ऊंची इमारत की अग्नि सुरक्षा जांच शुरू की गई है, जिसके लिए 3 दलों की नियुक्ति की गई है। बुधवार व गुरुवार को 2 दिनों में 20 अस्पतालों की जांच की गई। विगत दिनों वल्लभ भवन में लगी आग में 2 लोग घायल हुए थे। ऐसे में भविष्य में आग के कारण बड़ी दुर्घटना होकर जीवित हानि न होने का विचार करते हुए मनपा का अग्निशमन विभाग अब एक्शन मोड पर आ गया है। अमरावती जिले के अंजनगांव सूजी तहसील कार्यालय द्वारा बांग्लादेशियों को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र दिए जाने का आरोप भाजपा नेता किरीट सोमैया द्वारा लगाए जाने के बाद खलबली मची थी। विगत गुरुवार 6 फरवरी को किरीट सोमैया ने अंजनगांव सूजी पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस को 100 सबूत देने का दावा किया था और जिलाधीश सौरभ कटियार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठाए। इसी आरोप को लेकर जिलाधीश सौरभ कटियार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार सभी को है, इसीलिए किरीट सोमैया को आरोप लगाने से रोका नहीं जा सकता। साथ ही कलेक्टर कटियार ने यह स्पष्ट किया कि अंजनगांव मामले को लेकर गठित एसआईटी की रिपोर्ट अगले सप्ताह आने की संभावना है और उस रिपोर्ट के आधार पर संबंधितों के खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गतरोज अमरावती के दौरे पर पहुंचे राज्य के कामगार मंत्री आकाश पुनकर ने कैंप परिसर स्थित भाजपा शहराध्यक्ष और पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल की जनसंपर्क कार्यालय को भेंट दी और सदस्यता पंजीयन अभियान की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। इस समय भाजपा शहराध्यक्ष और पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने कामगार मंत्री आकाश पुनकर का अपने कार्यालय में पुष्पगुच्छ सौंपते हुए स्वागत किया। अमरावती जिले के पूर्व सांसद व भाजपा नेत्री नवनीत राणा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर हर्ष जताते हुए कहा कि इस जीत हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के सभी बड़े नेताओं को जीत के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी व आप पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की तीव्र आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली में हिंदुत्व की जीत हुई है और राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोगों को जनता ने उनकी असली जगह दिखा दी है।
राहुल गांधीजी आणि खोटी राजनीती करणारे केजरीवालजी या दोघांना एक सगळ्यात मोठं संकेत आणि त्यांना जे जवाब उत्तर द्यायचं होता त्यांनी मतदारांना दिलं की जो हिंदुस्तान को मानेगा, जो राम भगवान में बिलीव करेगा, हिंदुस्तानियों के विचारों में बिलीव करेगा, हिंदुइज्म पे बिलीव करेगा, उसी के साथ ये हिंदुस्तान के मतदार खड़े रहेंगे, ना कि झूठी राजनीति के साथ एक विशिष्ट समाज की राजनीती करने वाले काँग्रेस और आप ज्या पद्धतीने यावेळी त्यांनी राजनीती केली, मला वाटते त्यांना उत्तर या सनातनियांचा यावेळी दिल्लीमध्ये लोक मतदारांनी दिलाय. तर मला वाटते आमचे देशाचे प्रधानमंत्रीच्या मनापासून खूप खूप अभिनंदन. शोध प्रतिष्ठान स्वामी विवेकानंद साधना व क्रिकेट मंडल तथा वीएमवी स्पोर्टिंग क्रिकेट अकादमी द्वारा 3 से 8 फरवरी तक आयोजित आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धा के तहत गत रोज आयोजन के 5वें दिन नवसारी चौक स्थित आदिवासी छात्राओं के छात्रावास के निकट मैदान पर 2 रोमांचक मुकाबले खेले गए और दोनों ही मुकाबले में मॉर्निंग क्रिकेट क्लब की टीम ने नॉकआउट मुकाबलों में गौरव 11 और सहारा बॉयज की टीमों को पराजित कर लगातार 2 जीत हासिल की तथा सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई. जिसके बाद आज शाम 7 बजे मॉर्निंग क्रिकेट क्लब व मयूर 11 के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला गया और इस सेमीफाइनल में विजेता रहने वाली टीम के भिड़ंत पहले ही फाइनल में अपनी जगह बना चुकी धुले 11 की टीम के साथ टूर्नामेंट के अंतिम मुकाबले में रात 9 बजे होगा. जिसके उपरांत आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता व उपविजेता टीमों सहित स्पर्धा के दौरान बेहतरीन खेल प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा. भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे की संकल्पना के तहत पूरे साल भर चलाए जाने वाले सांसद रक्तदान अभियान के तहत आज लगातार 29वें दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. जिला सामान्य अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर के जरिए 11 यूनिट रक्त संकलित हुआ. साथ ही इस रक्तदान अभियान के तहत संकलित हुए रक्त यूनिट की संख्या 1600 के आसपास जा पहुंची है. साल भर चलने वाले इस रक्तदान अभियान में दैनिक अमरावती मंडल व दैनिक मातृभूमि द्वारा मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई जा रही है. आज दोपहर यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में कैलाश मौर्य द्वारा बताया गया कि बेलारा विमानतल के पास अड़गांव खुर्द स्थित धम्म शांति विपश्यना सेंटर व पर्यटन स्थल में आगामी 10 फरवरी को एक दिवसीय धम्म देशना का आयोजन करने के साथ ही राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट का भव्य नागरिक सत्कार किया जाएगा. साथ ही विख्यात अभिनेता गगन मलिक के सहयोग से थाईलैंड से लाई गई 100 बुद्ध मूर्तियों का भी समारोह पूर्वक वितरण किया जाएगा. गत रोज युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता सूरज मिश्रा द्वारा बुलाई गई पत्रवार्ता के जवाब में आज प्रयागराज से कुंभ यात्रा को बीच में ही छोड़कर वापस अमरावती लौटने वाले श्रद्धालु यात्रियों द्वारा एक पत्रवार्ता बुलाई गई, जिसमें अपने तमाम आरोपों को एक बार फिर दोहराते हुए कहा गया कि सूरज मिश्रा ने श्रद्धा व भक्ति की आड़ लेते हुए कुंभ यात्रा का आयोजन कर सीधे सीधे धोखाधड़ी व जालसाजी करने का काम किया. लेकिन अब अपनी गलतियों को मानने की बजाय सूरज मिश्रा द्वारा पूरे मामले को उजागर करने वाली श्रद्धा वोरा नामक महिला सहित अन्य यात्रियों को लेकर बेसिर पैर के आरोप लगाए जा रहे हैं और यात्रियों का चरित्र हनन करने का प्रयास किया जा रहा है. इस पत्रवार्ता में कहा गया कि सूरज मिश्रा ने यात्रियों की बुकिंग करते समय केवल 2 गाड़ियों की ही बुकिंग रहने की बात कही थी, लेकिन ऐन समय पर करीब 9 से 10 गाड़ियों को इस यात्रा पर रवाना किया गया था. यानी इस यात्रा हेतु केवल 2 गाड़ियों के यात्रियों के लिहाज से ही व्यवस्थाएं की गई थी, जो 10 वाहनों के यात्रियों के लिहाज से पूरी तरह अपर्याप्त थी. इसी तरह यात्रियों को दिए गए आई कार्ड में जिन स्वयंसेवकों के नाम व नंबर दर्ज थे उसमें से ज्यादातर यात्रा में शामिल ही नहीं थे. साथ ही यात्रा का आरंभ होने वाले दिन तक यात्रा को लेकर कोई नियोजन नहीं था और पूरे रास्ते में यात्रियों के चाय नाश्ते व भोजन सहित प्रयागराज में विश्राम के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी. यहाँ तक कि यात्रा के दौरान यात्रियों को सड़क किनारे प्रातः विधि करने की नौबत का सामना करना पड़ा, जबकि यात्रा में महिलाएं व बुजुर्ग भी शामिल थे. इसके अलावा मैहर में आयोजकों ने अपने स्तर पर भोजन की व्यवस्था करने की बजाय श्रद्धालु यात्रियों से एक मंदिर में आयोजित लंगर यानी महाप्रसाद में भोजन करने हेतु कहा और प्रयागराज पहुँचने पर वहाँ पर भी यात्रियों के रुकने व भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी. इस पत्रवार्ता में यह भी कहा गया कि सूरज मिश्रा ने यात्रा में शामिल बसों पर जिले की पूर्व सांसद नवनीत राणा व बदनेरा के विधायक रवि राणा के फोटो वाले फ्लेक्स लगाए थे और मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित चेक पोस्ट पर रोड टैक्स अदा करने की बजाय सूरज मिश्रा व उनके सहयोगियों ने राणा दंपति के नाम की धमकी देते हुए टैक्स अदा करने से बचने हेतु रौब जमाने का प्रयास किया. इस चक्कर में दोनों ही अंतर्राज्यीय सीमाओं पर यात्रा में शामिल बसें करीब 3-3 घंटे तक अटकी रही. इसके अलावा प्रयागराज में बसें कहां पर पार्क होंगी और यात्री अपने विश्राम स्थल पर कैसे जाएंगे, इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं थी. इस पत्रवार्ता में कुंभ यात्रा के अपने तमाम बुरे अनुभवों को प्रतिपादित करते हुए श्रद्धालु यात्रियों द्वारा कहा गया कि सूरज मिश्रा ने कम से कम अपनी गलतियों को मान लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा करने की बजाय सूरज मिश्रा श्रद्धालुओं को लेकर बेहद अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. और हिंदू धर्म में या कोई भी धर्म में ये चीज़ें कभी नहीं होती कि हम हमारे बड़े बुजुर्ग, क्योंकि सूरज मिश्रा जी के पिताजी मेरे पिताजी जैसे ही हैं, वो खुद मजबूर होके, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे पिताजी या आप भी नहीं चाहेंगी कि अपने माँ बाप अपने पास घुटनों के बल बैठ के हमें माफ़ी मांगे या हमारे पैरों पर गिड़गिड़ाए. ये उनका एक स्टंट था, क्योंकि वो लोग वहाँ पर व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए
मिश्रा फिर क्यों नहीं आए सामने? जब उनके वो पिताजी को भेज सकते, शर्मा जी को भेज सकते, उनके कार्यकर्ता को भेज सकते, तो चल मिश्रा जी खुद क्यों नहीं सामने आ सकते? वो तो अपनी फैमिली के साथ में एक होटल में आराम से बैठ के अपना हॉलीडे एंजॉय कर रहे थे, और वो आरोप हम पे लगा रहे कि हम एक टूर पे गए थे करके, कोई यात्रा पे नहीं गए थे। शिवसेना उबाठा द्वारा 2 दिन पहले जिलाधीश कार्यालय पर तुअर, कपास और सोयाबीन के अत्यल्प रेट से किसानों को हो रहे भारी नुकसान का विषय उपस्थित करते हुए तीव्र आंदोलन किया गया था। जिलाधीश सौरभ कटियार ने इस गंभीर विषय सहित खेती किसानी के वर्तमान व आगामी सीजन को देखते हुए कृषि व बैंक अधिकारियों की संयुक्त बैठक आगामी सोमवार 10 फरवरी को दोपहर 4:30 बजे बुलाई है, जिसके बारे में शिवसेना के जिला प्रमुख पराग गुर्दे को भी सूचित किया गया है, जिन्होंने किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन किया था। जिला परिषद के विभिन्न विभागों में 5 साल से एक ही टेबल पर काम करने वाले विविध संवर्गों के 79 कर्मचारियों का विभाग बदलते हुए उनका तबादला करने का आदेश जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता महापात्र द्वारा गत रोज जारी किया गया। चांदू रेलवे कृषि उपज मंडी परिसर में शुक्रवार से निजी व्यापारियों द्वारा चने की खरीदी शुरू की गई। चना खरीदी का शुभारंभ पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप की उपस्थिति में किया गया। इस समय फसल मंडी के व्यापारी अनिल गावंडे ने खुली नीलामी में सर्वाधिक 6,251 रुपए की बोली लगाकर चना खरीदा। PR पोटे पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट अमरावती के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में वर्चुअल लैब्स का उद्घाटन बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। विशेष यह रहा कि PR पोटे पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट को नोडल सेंटर के रूप में मान्यता मिली है। लोनी टाकली गांव में पूर्व सरपंच के 42 वर्षीय बेटे वसीम खान नजीर खान द्वारा गांव में ही रहने वाली 12 वर्षीय बच्ची का अपहरण करते हुए उसके साथ दुराचार किए जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने हेतु बच्ची के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा जानबूझकर आरोपी को बचाने व मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में बच्ची के संतप्त परिजनों ने पुलिस थाने से लेकर एडमिन अस्पताल तक हंगामा मचाया। शिकायत के मुताबिक लोनी टाकली गाँव में रहने वाली 12 वर्षीय बच्ची गत रोज सुबह हमेशा की तरह अपने स्कूल गई थी और दोपहर 1 बजे कुछ सामान खरीदने के लिए स्टेशनरी की दुकान पर पहुंची, जहां पर खड़े वसीम खान ने उक्त बच्ची को पकड़ते हुए उसका मुंह दबाया और उसे अपने साथ एक सुनसान स्थान पर ले जाकर 42 वर्षीय वसीम खान ने 12 वर्ष की आयु वाली बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर मौके से भाग निकला। GST के दायरे से अब कुछ भी छूटा हुआ नहीं है और निजी कोचिंग क्लासेस भी GST के रडार पर आ रहे हैं। कानून में पंजीयन नहीं करवाने वाले निजी कोचिंग क्लासेस पर राज्य वस्तु व सेवा कर विभाग द्वारा विगत 10 माह के दौरान धड़ाधड़ छापे की कार्रवाई की गई। इस दौरान अमरावती व अकोला जिले के कई कोचिंग क्लासेस के संचालक व संस्थाओं से GST विभाग ने दंड सहित 1.5 करोड़ रुपए का कर वसूल किया। 9 अगस्त 2024 को यवतमाल शहर पुलिस द्वारा शारदा चौक में किए गए मॉकड्रिल के दौरान एक विस्फोटक का टुकड़ा आंख में धंस जाने की वजह से आंख की रोशनी गंवा चुके कबाड़ कामगार शाहरुख अली ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दाखिल कर अपने और अपने परिवार के भरण पोषण हेतु 50 लाख रुपए की नुकसान भरपाई मांगी है। शाहरुख अली द्वारा दायर याचिका को सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य के गृह विभाग के सचिव, पुलिस महासंचालक व यवतमाल के जिला पुलिस अधीक्षक सहित अन्य प्रतिवादियों के नाम नोटिस जारी करते हुए उन्हें आगामी 26 फरवरी तक अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने अमरावती जिले के अंजनगांव निवासी ओबीसी महिला प्रसन्ना दालू की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल यानी CRPF से जानना चाहा है कि त्वचा पर चट्टा रहना किसी तरह की कोई विकलांगता या शारीरिक अक्षमता है क्या। अंजनगांव की प्रसन्ना दालू ने CRPF में पुलिस कांस्टेबल पद हेतु लिखित व शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी, परंतु उसके बाएं कंधे के नीचे काला चट्टा रहने की वजह से CRPF ने प्रसन्ना दालू को कांस्टेबल पद पर नियुक्त करने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते प्रसन्ना दालू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आगामी 14 फरवरी को मनाए जाने वाले वैलेंटाइन डे से पहले वैलेंटाइन वीक यानी प्रेम सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत गत रोज युवाओं द्वारा रोज डे मनाया गया, जिसकी वजह से शहर में गुलाब के फूलों की जबरदस्त बिक्री हुई। साथ ही साथ इन दिनों शहर के सभी गिफ्ट शॉपी में अपने प्रिय व पसंदीदा व्यक्ति के लिए उपहार खरीदने हेतु अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। शहर के प्रसिद्ध उद्यमी दीपक हेड़ा ने अपनी पत्नी रेखा हेड़ा सहित अपने परिजनों व मित्रजनों के साथ प्रयागराज की यात्रा करते हुए वहां संगम में कुंभ स्नान किया। साथ ही रुक्मिणी पीठाधीश्वर माउली सरकार का प्रयागराज में दर्शन करते हुए उनका आशीर्वाद भी लिया। शहर के ख्यातनाम उद्यमी राजेश डागा ने सपत्नीक तथा पूर्व पार्षद रतन पहलवान डेंडुले ने अपने मित्र परिवार के साथ प्रयागराज की यात्रा करते हुए कुंभ मेले के दौरान गंगा स्नान करने का पुण्य लाभ लिया। इस दौरान राजेश डागा व रतन पहलवान डेंडुले ने सभी के साथ मिलकर कुंभ क्षेत्र में मौजूद संतजनों के दर्शन करते हुए उनका आशीर्वाद भी लिया। स्थानीय किरण नगर स्थित नरहरि मंगल कार्यालय के नरसमा हिरैया कॉलेज के प्रांगण में आगामी 16 फरवरी को गजानन विजय ग्रंथ का सामूहिक आयोजन पूर्व पार्षद तथा पंजाबराव देशमुख बैंक के संचालक गजानन महले की पहल पर किया जा रहा है। पारायण समारोह में करीब 5001 महिला व पुरुष भाविक सहभाग लेंगे। संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर आयोजित गजानन महाराज विजय ग्रंथ का वाचन मुंबई निवासी विद्या पडवल द्वारा किया जाएगा। पारायण की शुरुआत सुबह 6 बजे से होगी और पहला ब्रेक 7 अध्याय के पश्चात 15 मिनट का होगा। इस दौरान ग्रंथ वाचकों के लिए चाय पानी का प्रबंध किया जाएगा।
इसके साथ ही श्री संत गजानन महाराज प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में संकट मोचन हनुमान मंदिर, द्वारका नगर, अकोली रोड, साईनगर में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। संत गजानन महाराज का प्रगट दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा और बुधवार 19 फरवरी को सुबह 6:30 बजे मुखोद्गत वाचक छाया अंबोरे के नेतृत्व में श्री गजानन महाराज विजय ग्रंथ का सामूहिक पारायण किया जाएगा। देशमुख लॉन के पीछे शिवनेरी नगर में रविवार 9 फरवरी को सुबह 7 बजे श्री संत गजानन महाराज विजय ग्रंथ का भव्य सामूहिक मुखोद्गत पारायण समारोह का आयोजन किया गया है। शिवसेना के शहर संगठक प्रमुख पंकज मुले ने बताया कि रविवार 9 फरवरी को सुबह 6:30 बजे कलश की स्थापना व पादुका पूजन होने के साथ ही सुशीलाबाई उम्बरकर के मुखारबिंद से पारायण का पठन शुरू होगा। जन जन की आस्था के केंद्र रहने वाले लोक देवता बाबा रामदेव जी का माघ मेला उत्सव 25 जनवरी से 7 फरवरी तक राजापेट स्थित रामदेव बाबा मंदिर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस उत्सव के अंतर्गत 7 फरवरी को रामदेव बाबा महिला मंडल द्वारा भव्य भजन संध्या का आयोजन दोपहर 4 से शाम 6:30 बजे तक किया गया, जिसमें बाबा की पूजा अर्चना करते हुए प्रसाद चढ़ाकर बाबा का आशीर्वाद लिया गया, जिसके उपरांत एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए गए। श्री राधा कृष्ण सेवा समिति द्वारा जया एकादशी उपलक्ष्य में रंगारी गली स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भव्य महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भाविकों ने हिस्सा लेते हुए इस महाआरती का लाभ लिया। इस अवसर पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी आदि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के शिष्य आचार्य खिलेश्वर दुबे ने एकादशी की कथा का महात्म्य विशद किया। जिलाधीश कार्यालय में शिक्षा मंत्री दादा भुसे के काफिले के सामने आंदोलन करने वाले शिवसेना उबाठा के जिला प्रमुख पराग गुर्दे सहित पार्टी के 25 पदाधिकारियों के खिलाफ गाड़गेनगर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। अमरावती के अकबरनगर निवासी तथा नई पुरानी गाड़ियों को खरीद कर रीसेल करने वाले व्यापारी जहीर खान जमीर खान की गत रात नागपुर रोड पर कुंडाली के निकट अज्ञात कार के साथ भीषण टक्कर होने के चलते मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोर्शी के नायब तहसीलदार जब अपने दल के साथ अवैध रेती की जांच पड़ताल कर रहे थे, तब एक रेती माफिया ने उनके साथ धक्का मुक्की की। साथ ही अन्य घटना में अवैध रेती की तस्करी करने वाले ट्रैक्टर चालक ने सड़क पर ही रेती फेंका और मौके से भाग निकला। दोनों मामलों में मोर्शी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फ्रिजरपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत वडरपुरा निवासी बंडू चौधरी तथा उनके 16 वर्षीय बेटे अजय चौधरी पर पड़ोस में ही रहने वाले 3 लोगों ने लकड़ी के राफ्टर से हमला करते हुए पिता पुत्र को बुरी तरह घायल कर दिया। इस समय चौधरी पिता पुत्र का पड़ोस में रहने वाले तीनों लोगों से जोर जोर से गाने बजाने को लेकर विवाद हुआ। फ्रिजरपुरा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेलघाट वाइल्ड लाइफ क्राइम सेल द्वारा दिए गए मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर वन अधिकारियों ने थाने वन वित्त विभाग अंतर्गत डहाणू से 23 टन खैर लकड़ी सहित 12 पहिया ट्रक को जब्त किया। लकड़ी की इस खेप को गुजरात की ओर ले जाया जा रहा था। यह कार्रवाई 6 फरवरी की रात की गई। अकोला जिले के आपातापा मार्ग पर शुक्रवार की रात 3 वाहन एक दूसरे के साथ भिड़ गए। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को इलाज हेतु सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पता चला है कि आपातापा मार्ग पर विद्युत मंडल की ओर से खंभे लगाने का काम चल रहा था। ऐसे में अकोला शहर से आपातापा की ओर जाने वाला मालवाहक वाहन सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से जा टकराया। उसी समय अकोला से जा रहा दूसरा यात्री वाहन भी इन दोनों वाहनों से जाकर टकरा गया। इस हादसे में आपातापा निवासी शंकर बापटे नामक युवक की मौत हो गई है।